सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑस्किलेशन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स पर कंसीडर कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। पिछले वीडियोज में हमने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, उसको बताया था। एंगुलर एसएचएम लेकर के और लीनियर एसएचएम लेकर के भी उसको आप फाइंड कर सकते हो, तो और आसान है। इसके अलावा जब कोई और फोर्सेस वर्क कर रहे हैं एमजी और टेंशन के अलावा बॉब पर, जैसे कोई चार्ज बॉब पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एस्टेब्लिश है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, या सिंपल पेंडुलम की जगह पर फिजिकल पेंडुलम है तो क्या होगा, तो ये पिछले वीडियो में हम बताए हैं। टाइम पीरियड जो होगा वो 2π√L इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव कर लेंगे। जी इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट फोर्स बाई मास कर देंगे उसको, और एल इफेक्टिव मतलब फिजिकल पेंडुलम है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस ले लेंगे। तो इस तरह से पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं कि यदि सिंपल पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा हो तो क्या होगा। उस सिचुएशन में लेंथ अर्थ के रेडियस के इक्विवेलेंट हो, उसका हाफ हो, उससे बड़ा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा टाइम पीरियड, ये देख रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक सीलिंग से, मतलब एक रिजिड सपोर्ट से अटैच है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग और उससे एक बॉब लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा लेंथ है, इसका लेंथ को एल एज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर तक का डिस्टेंस लेंथ होता है। और अर्थ यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये अर्थ है, मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ का जो रेडियस है वह आर होगा, समझ ही रहे हैं आप। अर्थ का रेडियस आर होगा। ये ऑस्किलेशन, ये इसको ऑस्किलेट करा के रिलीज कर दिया है। किसी समय में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में थीटा हो रहा है। और अर्थ का सेंटर यदि यहाँ एज्यूम कर लेते हैं तो ये मीन पोजीशन के डायरेक्शन से आगे बढ़ें तो यह एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये सपोज कीजिए। अब हम लोग इसको दोनों वे से देख सकते हैं, एंगुलर एसएचएम से भी और लीनियर एसएचएम से। तो पहले एंगुलर एसएचएम से देखिए कैसे करेंगे हम। इसको हम फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। एमजी फोर्स लग रहा है इधर की ओर, एमजी फोर्स। यह एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यह एंगल थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब टॉर्क जो देखेंगे वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बाद, तो टेंशन के कारण टॉर्क तो जीरो होगा। ये दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, टी और एमजी। एमजी सेंटर की ओर होगा, अर्थ के सेंटर की ओर, तो टेंशन के कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा। एमजी के कारण टॉर्क मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर, यहीं पर फोर्स वर्क कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर हो गया। इसका लेंथ हो गया एल, फोर्स हो गया एमजी, और आर क्रॉस एफ है तो आर एफ साइन थीटा होगा। तो थीटा की जगह पर थीटा प्लस अल्फा होगा, क्योंकि आर का डायरेक्शन यह है, एमजी का डायरेक्शन यह है, दोनों के बीच का एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा। तो साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है तभी जाके एसएचएम होता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू जब बहुत कम रखेंगे तो अल्फा भी बहुत कम होगा, और तब साइन थीटा प्लस अल्फा को लिख देंगे थीटा प्लस अल्फा। तब उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर फाइंड करके। और दूसरा केस देख रहे हैं, दूसरे वे से देख रहे हैं, दूसरे मेथड से देख रहे हैं। जब इसको लीनियर ऑस्किलेशन जैसा मान लेंगे तब एमजी का जो कंपोनेंट इधर की ओर आएगा उसी के कारण हमें एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग मिलेगा, जिससे ये एक्सेलरेट करेगा। तो mg का टेंशन का कंपोनेंट इधर जीरो होगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल। mg का कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो पूरा एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल, और ये थीटा प्लस अल्फा है, तो यह एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो दूसरे मेथड से देखें तो mg का कंपोनेंट mg cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो सीधे लिख देते हैं mg साइन थीटा प्लस अल्फा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो mg साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और टेंशन के कारण टेंशन कंपोनेंट जीरो होगा, दिख ही रहा है पर 90 डिग्री एंगल।
तो ये इससे यहाँ भी थीटा और अल्फा स्मॉल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, तभी जाके एसएचएम होगा। तो थीटा अल्फा जब बहुत कम है तो साइन थीटा प्लस अल्फा को थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो एम जी इंटू थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एम ए एम को तो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, जी इंटू थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए हो गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्शन के साथ देखें तो थीटा का डायरेक्शन भी कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर दिख रहा है पर। तो ये क्लियर दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इसको मीन पोजीशन की ओर लाना चाहता है एक्सेलरेशन के कारण, और थीटा जो है वो मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में है, अल्फा भी ऐसे ही बाहर की ओर है। लिनियर ऑस्किलेशन देखेंगे तो बाहर की ओर है। तो थीटा और अल्फा का डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन की क्या है, अपोजिट है, सीधे दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो लिख देंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू जी थीटा प्लस अल्फा, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे यदि तो माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये दिख रहा है कि ये जो है ये थीटा प्लस अल्फा दोनों ही बाहर की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से। इसको भी लिखने के पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, थीटा और अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या, थीटा इज इक्वल टू या डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यदि हम यह डिस्टेंस एल माने हैं तो इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एक्स से जिम कर लेते हैं, एक्स। तो यह डिस्टेंस एक्स होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल बहुत कम है तो आर्क अपॉन रेडियस होगा, एंगल कम भी होगा ज़्यादा भी होगा तब भी आर्क अपॉन रेडियस ही होगा इसके लिए। तो इस सिचुएशन में जी इंटू एक्स अपॉन एल होगा, प्लस अल्फा के लिए भी एक्स अपॉन रेडियस होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा, तो एल एक्स अपॉन आर ई हो जाएगा इज इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे ए इज इक्वल टू माइनस जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर ई इंटू एक्स होगा, मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब इसमें क्लियर दिख रहा है कि 1 बाई एल कॉन्स्टेंट है, 1 बाई आर ई भी कॉन्स्टेंट है, और एल जी भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस कॉन्स्टेंट, लेंथ कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। तो इससे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इससे प्रूव हो गया कि मोशन जो है वो एसएचएम है, ये प्रूव हो गया मोशन एसएचएम है। तो जब एसएचएम होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए इज इक्वल टू मोशन इज एसएचएम यहाँ पर, हैंस ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन देते हैं इसको फर्स्ट, इसको देते हैं सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेस होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू, दोनों माइनस आएंगे, जी इंटू 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर ई हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू, हैंस टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, लेंथ यहाँ पर दिख रहा है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आर ई प्लस एल बाई एल आर ई लिख के पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन जी इंटू 1 बाई एल प्लस 1 अपॉन आर ई। यही हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। कब? जब लेंथ बहुत बड़ा हो, तब अर्थ के रेडियस के इक्विवेलेंट हो जाए, या उससे बड़ा हो जाए या उससे छोटा हो उसके इक्विवेलेंट हो, तब जाके यही सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। ठीक है। और अभी और वीडियोज हम डाल रहे हैं, बहुत से वीडियो इससे रिलेटेड डालेंगे, जैसे 2 ब्लॉक्स स्प्रिंग से अटैच है, या बहुत सा स्प्रिंग है 1 ब्लॉक है, या 1 स्प्रिंग 1 ब्लॉक है, मतलब हर टाइप के प्रॉब्लम पर उसमें टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आता है, तो एम इक्विवेलेंट बाई के इक्विवेलेंट होगा।
जैसे दो ठो बॉडी होगा या ब्लॉक होगा, एक स्प्रिंग से रिलेटेड, उसको खींच के छोड़ दे, रिलीज कर देंगे, पुल करके रिलीज कर देंगे तो ऑस्किलेट करेगा ऐसे ऐसे। वो मोशन जो होगा वो भी SHM होगा, उसका ऑस्किलेशन भी। तो उस सिचुएशन में T = 2π√m के जगह पर म्यू होगा, जहाँ म्यू रिड्यूस्ड मास होगा, यानी M1 M2 बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा म्यू के जगह पर। अब बाई K इक्विवेलेंट होगा, यदि एक स्प्रिंग है तो उसका तब K हो जाएगा, 2 या 3 स्प्रिंग्स हैं, 4 स्प्रिंग्स हैं, जितने भी स्प्रिंग्स हैं उस हिसाब से K इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में हो रहा है कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो रहा है स्प्रिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डाल रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास चलता है वो स्पेशल क्लास में बच्चों की संख्या लिमिटेड रहती है, बहुत कम रहती है। प्रत्येक बच्चे पर हम ध्यान देते हैं, और JEE और नीट पर्पज़ से रिपीटर्स बैच जो है उसको अलग अलग मार्क्स वाइज रखे हैं। जैसे नीट का 545 से ऊपर मार्क्स वाले को, रिपीटर वाले को एक साथ रखे हैं, और उससे कम मार्क्स वाले को एक साथ रखे हैं, ताकि दोनों पर अलग अलग वे से पढ़ाया जा सके और रिजल्ट की तरफ पढ़ाया जा सके। वैसे ही JEE में भी जो रिपीटर्स में हैं तो उनका परसेंटाइल 85 परसेंटाइल से जिनका ऊपर है उसको एक साथ, 85 से जिनका नीचे है उनको एक साथ रखे हैं। और फाउंडेशन बैच तो खैर दोनों का JEE का नीट का अलग अलग चलता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उसमें सब बच्चे एक साथ, JEE के बच्चे एक साथ और नीट के बच्चे अलग एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जो भी चाहें हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।